तो इस जगह पे मैं 10 साल एक झोपड़ी में रहा हूँ। अच्छा। जिसमें लाइट नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। पर किसी ने कहा कि भाई एक मंगलू बैगा है जो जादू बादू जानता है, तो वो बाग दिखा देगा। है ना, जो ये सफरनामा जो रहा अभी आप जो है पूरे कलर्ड पेंटिंग इसमें आ गए हो अभी। एक पेंटिंग जो है बाग बनूर बैगा हाँ। मॉडर्न आर्ट कैनवास का जो काम है वो फ्रांस के पार्लियामेंट में प्रदर्शित किया गया था। इसका रंग तो रंग है, और जब तक आप रंगों को नहीं दिखाओगे तब तक प्रकृति पूरी तरह से कहाँ दिखेगी। तो फिर मैंने जो हमारा दिनों दिन बैगा समाज सांस्कृतिक लुप्त होने जा रहा है, हमारा एक प्रयास है कि भाई हमारा सांस्कृतिक परंपरा जीवित रहे। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे परम मित्र आशीष जी कान्हा से। नमस्कार। एंड आशीष जी जो है मैं कई साल पहले यानी लगभग शायद 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ, तो 10 साल पहले से जो है हम पहली बार मिले थे। तो उस समय मेरा इंट्रोडक्शन जो है हिमांशु बागड़े उन्होंने आपसे करवाया था। जी जी। फिर उसके बाद हमने जो है आपका ये आर्ट गैलरी तो तभी बनने का था जी, शुरुआत तो थी आपका एकदम रॉ जो था, यानी जो आपका जो पेंटिंग्स और ये सब जो आप करते थे जी। वो अभी तो वो शीट्स वगैरह जो बड़े बड़े शीट्स जो थे जी तो वो सब पूरा देखा था हमने। तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। जी 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 जी। तो वो मेरा एक्चुअली दूसरे चैनल में रखा हुआ है वो। तो वो एक्चुअली हो गया काफी पुराना जी। और वो ऑन द रन गो वाला सिस्टम था वो, है ना। मेरे पास जो कैमरा था एग्जिस्टिंग उसी में बनाए थे। और आपने हमारे लिए बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट किया था बाएगा लोगों का जो है बैगा ग्राउंड में जा हाँ। करके हमने काफी कुछ शूट किया था, मिले थे उनसे। उनके वहाँ पे उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाके अपन ने शूट किए थे। जी। तो आशीष जी फिर कैसा रहा आपका ये 10 साल का जो अभी पिछले बार हमने जो मिले उसके बाद अभी तक के आपका प्रोग्रेस, और जी। थोड़ा बताइए आपके बारे में। यानी आप ये चीज़ जो है ये कैनवसिंग जो है कैनवस, ये आपने स्टार्ट इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको? सर मैं सबसे पहले से ये बता दूं कि मैं मंडला से हूँ, जिला मंडला से हूँ, और लगभग मुझे कान्हा में 25 वर्ष हो गए। अच्छा। 25 साल से मैं इस जगह पे हूँ, और यहाँ पे जो बैगा आदिवासी है मेरे घर के बाजू से फिर बैगा लोग बत्ती शुरू हो जाती है। हाँ। तो इस जगह पे मैं 10 साल एक झोपड़ी में रहा हूँ, जिसमें अच्छा। लाइट नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। बैगा को जानने के लिए मैं बैगा बन के रहा हूँ। और जब मैं शुरू में आया था 2000 में, तो बाघ का यहाँ पर दुनिया बाघ की वजह से आती है, टाइगर की वजह से आती है। तो मैं भी आया था, पर क्योंकि मैं मंडला का रहने वाला था तो मुझे जानकारी थी कि बैगा है यहाँ पर और बाघ तो है ही। तो मैंने जब यहाँ पे आकर के बाघ पे तो काम मैंने किया। जब शुरू में आया था तो बाघ की पेंटिंग बनाता था, और बाद में मुझे लगा कि ये बाघ अकेला नहीं है, बाघ के साथ यहाँ के जो बैगा आदिवासी हैं वो भी बराबरी से हैं। तो फिर मैंने एक जिला पंचायत का एम्पोरियम था उसके थ्रू आया था, गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे आया था 25 साल पहले। तो 7 बरस वहाँ था, पर मैंने समझ गया कि मुझे अभी बैगा पे काम करना है। तो वो एम्पोरियम छोड़ के मैं ये जगह पे एक झोपड़ी पे मैं रहना शुरू कर दिया। और कुछ वर्षों के अध्ययन के बाद मैंने एक लाइन निकाली, बाघ, वन और बैगा। अच्छा। तो बाघ, वन और बैगा हजारों वर्षों से इनका तालमेल था, कोएग्जिस्ट करते थे ये। हाँ, असल में हम भी कभी वहीं थे। हाँ। पर हमने बाघ और वन को छोड़ दिया, तो वन से रिलेटेड सारी चीज़ें छूट गई, और फिर हमारी दौड़ आधुनिकता के साथ शुरू हो गई। उसके खामियाजे भी आज के जो जनरेशन है उसको समस्याओं से घिरा हुआ है, उसका कारण ये भी है। तो मेरा अध्ययन था कि बैगा लोगों का जो जीवन है वो एक संदेश है आज के समय में सारी दुनिया के लिए, कि जहाँ बैगा आदिवासी जंगल से नहीं निकलना चाह रहा है वो हमारी आधुनिक दुनिया से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। और आज देखो संस्कार के साथ में स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है प्रकृति के साथ में, और हमारा उल्टा है। अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों को नंबर वाला चश्मा लग रहा है। यस। अभी मैं आपको गांव और घुमाऊंगा फिरते, आप पूछ लीजिए एक एक घर में कि किसके घर में नंबर वाला चश्मा है, किसको डायबिटीज है, वो जानते ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा अध्ययन है,
बहुत लोगों ने अध्ययन किया है, बैगा पे लोगों ने पीएचडी भी की है, लेकिन वो पीएचडी केवल ये है कि बैगा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है। और मेरा अध्ययन है, वो मैं एक कलाकार हूँ, चित्रकार हूँ, तो मैं एक अलग तरीके से मैंने बैगा पे अध्ययन किया है। तो जो भी मेरा अनुभव है तो मैं आपके साथ में पहले भी शेयर मैंने किया है, और आपने ये 10 साल की बात की, 10-11 साल, तो इस बीच में जो भी मेरा और थोड़ा सा अध्ययन पढ़ा है तो उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर तो मैं आपको कहूँगा कि बैगा के बारे में हम बात करते हैं, इस पार्क की शुरुआत से बात करते हैं। 1972 में जब इसको नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आई थी। अच्छा। तो फारट ने काफ़ी प्रयास किया और इंदिरा गांधी जी को जो है बाघ नहीं दिख पाया। तो फारट को किसी ने कहा कि भाई एक मंगलू बैगा है जो जादू वादू जानता है, तो वो बाघ दिखा देगा मुझे। तो फारट डिपार्टमेंट माता क्या ना करता है, बुलाओ मंगलू बैगा को, प्रधानमंत्री जी आए, उनको देखना चाहिए बाघ। तो मंगलू को बुलाया गया, तो वो तो थोड़ा सा महुआ चढ़ा रहता था। मंगलू बैगा ने एक दिन में 2 बाघ दिखाए। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ गई कि एक तरफ पूरा फारूक मामला, एक तरफ ये लंगोटी छाप अकेला, उसको तो उन्होंने समझ गए। तो उन्होंने फारट डिपार्टमेंट को बोला कि मंगलू बैगा को आज से फारट डिपार्टमेंट लाइफ टाइम का पेंशन देगा। अच्छा। और उनका जो अनुभव है उसको फारट डिपार्टमेंट से उन्होंने कहीं घर बनाया, जैसे चाहते थे मिट्टी का घर, तो लाइफ टाइम तक हमें 1965 में यहाँ जो पहली रिसर्च हुई थी, जॉर्ज बी सेलर ने की थी वो रिसर्च, उनकी बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अगर मंगलू बैगा मेरा सहायक नहीं होता तो मेरी रिसर्च नहीं होती। तो वो कुछ अद्भुत अलग मंगलू बैगा तो नहीं रहे, काफ़ी समय हो गया, वो ख़त्म हो गए। अभी सोनसाय बैगा हैं, यहीं के बैगा जनजाति के संस्कृति संरक्षक हैं प्रदेश के। कुछ दिन पहले हम लोग पिछले साल की बात है, पिछले सीजन की बात है, मैं प्रोफेसर मुखर्जी साहब हैं जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाया है, वो पूरी दुनिया छोड़ के यहीं आके बस गए हैं कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ बैगाओं के बीच में। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पिछले जोन था, तो हम लोग घूम रहे थे, तो एक जिप्सी खड़ी हुई थी वहाँ पे, वो हम लोगों को उन्होंने सामने थे, हम लोग की गाड़ी उनके पीछे, हम लोग जाके देखने लगे, तो झाड़ी के पीछे एक बैठा हुआ था। हम लोगों ने देखा हाँ बाघ बैठा है। थोड़ी देर के बाद में सोनसाय बैगा बोलता है, भैया वो बाघ नहीं है, बोले वो सांभर बैठा हुआ है। तो वो गाड़ी वाले जिन्होंने हमें बुलाया था वो नाराज हो गए, यार तुम लोग को हमने बुलाया बाघ देखने के लिए और तुम बोल रहे हो कि वो सांभर है। सोनसाय ने कहा सर आपके पास में दूरबीन है, उससे अच्छे से देखूंगा, वो सांभर बैठा हुआ है। वो गाइड ने उसने काफ़ी देर अध्ययन करने के बाद उसको बोलना पड़ा कि यू आर राइट, आप सही है, वो सांभर बैठा हुआ है। फिर सोनसाय कहता है कि थोड़ा सा आप दाहिनी ओर देखिए, वहाँ से आपको एक कान और नज़र आएगा, वो दूसरा सांभर बैठा उसका कान हिलता हुआ नज़र आएगा। उसने देखा, बोले हाँ। तो सोनसाय ने कहा आप बाघ देखिए, हम लोग चलते हैं। हम लोग रवाना हो गए वहाँ से। तो हमारी गाड़ी में जो गाइड और ड्राइवर थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिनके पास में कोई ताकत होती है जिसकी वजह से जान जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तब मुझे तो पता है कि वो ताकत क्या है। तो अक्सर हम लोग सोनसाय के साथ में बाहर आंगन में हम लोग बैठते हैं, या मैं उसके घर के, हम लोग चलाकर चलती रहती है। दूसरे दिन हम लोग जो है बाहर बैठे थे आंगन में, ऐसी बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा सोनसाय ये बताओ कि अपन उस दिन पार्क गए थे, तो तुमने एकाएक कैसे बोल दिया कि बाघ नहीं है, सांभर है, तुमने कैसे इस चीज़ को किया, जबकि अपन पीछे थे और तुम्हारे पास में दूरबीन भी नहीं थी। तो बोले भैया पहली बात तो ये है कि वैसे मौसम में उस जगह पे बाघ बैठ ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन हो सकती है, शिकार विकार किया हो तो लेके जा रहा हो शिकार, तो थक गया तो थोड़ी देर के लिए बैठ। वहाँ जो वो बैठा था जानवर, उसके बाजू में एक पेड़ था, उसमें चिड़िया बैठी थी। तो चिड़िया अगर बाघ को तेंदुआ कोई अजगर को देख लेती है तो एक जगह शांत नहीं बैठती है, वो बोलती भी नहीं है पर वहीं देखेगी और वो नाचती रहती है। तो चुपचाप दूसरे साइड में करके शांत बैठे। तो उनका जो तरीका है, उनका जो अध्ययन वो अद्भुत है, उनके डीएनए में चीज़ें हैं, ठीक है, वो प्रकृति के सानिध्य में शुरू से हैं, आज भी हैं, हम नहीं पहुंच सकते।
उनका टैलेंट कुछ अलग है। अलग है। तो मैं बहुत सारी ऐसे हजारों मेरे पास में कहानियां हैं जिसको मैंने अध्ययन करके बैगा किया है, उसको मैंने निकाला। तो आपने जो ये कैनवसिंग जो शुरू किया है, ये पेंटिंग, तो आपने स्टार्ट किया था चारकोल से? हाँ हाँ, ये आपको काफी कुछ याद है। तो जब मैं, हालांकि मंडला में तो ऐसा कुछ था नहीं, आज से लगभग 30-35 साल पहले कला को लेकर के, और मुझे बचपन से काफ़ी शौक था पेंटिंग में। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि कच्चे घर होते थे, उस पर चूना पोता जाता था दीवारों पे, और खाना जो है उस पर बनाया जाता था आपका लकड़ी पे। तो उसका कोयला होता था, तो मैं वो जो कोयला होता था उससे दीवारों को चलाता था। तो बहुत चलाता था मैं कोयला, तो मुझे आइडिया हो गया था कि कौन सा लकड़ी का कोयला अच्छा होता है। अच्छा जी। और जब आप कोयले को दीवार पे चलाएंगे तो जो चूना और चारकोल जब मिक्स होता है ना, तो उसमें एक शैडो बनती है। वो शैडो मुझे पकड़ में आ गया था, तो मुझे बड़ा मजा आता था उसको चित्र बना करके उसको सेट बनाता था, चीज़ें 3D इफेक्ट आता था उससे। पर क्या होता था कि अपने धर्म में जो है कोयला को दीवार पे चलाना अपशगुन माना जाता है, तो पिटाई हो जाती थी मेरी, छोटा था। अच्छा। तो मैं क्या करता था, सामने तो नहीं बनाता था दीवार, घरों के पीछे जाके बनाता था। तो वो मेरी यात्रा चलती रही, तो काफ़ी कुछ मुझे चारकोल में प्रैक्टिस हो गई थी। मैं पेंसिल पे काम करता था। तो 1988 में जब मैं 10 साल का था, तो तीसरी चौथी क्लास में था, तो हमारे जिले में एक नेहरू बाल प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था। फिर नेहरू के स्केच बनाना, जब मैं स्केच बनाया था तो उसमें मुझे दूसरा नंबर आया था, मेरा दूसरा नंबर पता था मेरा। तो मुझे एक कटोरा मिला था और एक सर्टिफिकेट मिला था। तो उस घटना ने मेरा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, क्योंकि पहले क्या होता था, उस कक्षा में पढ़ाई में तो ज़्यादा होशियार था नहीं, तो मैं पीछे बैठता था। लेकिन उसके बाद सर मेरा एक इमेज बन गई स्कूल में, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन पॉइंट बना हुआ है एक्चुअली में। क्योंकि मैंने अपने स्कूल के लिए, वो जिला स्तरीय एक प्रतियोगिता थी बच्चों की, तो मैंने अपने स्कूल के लिए एक अवार्ड ले आया। तो मुझे कहते थे, मेरे टीचर कह रहे तुम कि आगे बैठोगे, और जब लास्ट का, जब छुट्टी होने के थोड़ी देर पहले जब सारे पीरियड खत्म हो जाते हैं, तो टाइम बचता 10-15 मिनट का, तो तुम जो बनाते हो वो दूसरे बच्चों को दिखाओगे कि तुम कैसे बनाते हो, और वो भी बनाएंगे। तो उस कला ने मुझे पीछे से आगे लाया। मुझे, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये चीज़ जो है मुझे बिल्कुल अच्छी मेहनत करनी है। तो फिर कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए, जैसे कि बचपन छोटा था तो मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, घर तो बड़ा मैं था, तो स्थिति दूसरी थी। तो मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मतलब समस्याएं काफ़ी देखी हैं, लेकिन जो कला था ये मेरे कहना चाहिए रगों में बस गई थी। तो जो भी अच्छा बुरा आता था उसको मैं फाइट करके सामना करता था, लेकिन कला को मैंने नहीं छोड़ा। वो चलता रहा, और वो पता नहीं अपने आप खिलती रही, बढ़ती रही। फिर लोग बोलना सुन के हमारे घर पे आके कह रही, तुम्हारे यहाँ का आशीष तो बहुत अच्छा काम करता है। आशीष क्या करता था, मेरा नाम आशीष था, तो लोग कहते थे आशीष, शीश जुड़ गई थी शीश आशीष के साथ में। फिर ये चलता रहा। तो फिर एक बार ऐसे ही मंडला में 1999 में एक छोटा सा एक कार्यक्रम था, एक कलेक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिले के सारे कलाकार थे। तो मैं भी गया, तो मैंने अपना पेंसिल वर्क, चारकोल पेंसिल था, मुझे पता नहीं क्या होती थी, मैं तो कोयला जानता था, और ये पेंसिल पे मैंने कुछ काम किए थे, तो वहाँ पर डिस्प्ले किया था। उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो पूछे कि भाई मंडला में तो कुछ है नहीं, तो तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम भी बाहर चले जाओगे सब कलाकारों की तरह? तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ बाहर जाना, पर मैं ये चाहता हूँ कि कान्हा में पूरी दुनिया आती है, और कान्हा मंडला जिले में, तो अगर आप कोई व्यवस्था कर सकें कान्हा में, तो मैं वहाँ पर जाके अपना कलाकार जो है करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर सहयोग किया। तो 2000 में मैं जिला पंचायत के थ्रू यहाँ पे आ गया। अच्छा। और यहाँ पे फिर मैंने रह के अपना कला यात्रा को आगे बढ़ाई। तो जो भी कहानी मैंने आपको बताया है चारकोल वाली, तो मैं लोगों को बताया करता था। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि अरे अब तो चारकोल बोले पेंसिल आती है, आपको पता है? क्या नहीं, बोले आप अगर चारकोल पे आपका रिहर्सल है तो आप चारकोल पेंसिल पे काम करो। तो मैं चारकोल पेंसिल पर लेके आया, उसमें मैं पेपर में करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया बाद में, कह रहे नहीं इसका पेपर भी लगाता है, फिर वो पेपर लेके आया। ओके। तो उस पहले पेपर में मैंने एक एलिफेंट का बनाया था, और जो मैंने दूसरे पेपर को बनाया था उसको नेशनल अवार्ड मिला था 2002 दिल्ली में। कि मुझे समझ में आया कि नहीं, बाघ अकेले नहीं है, बाघ और एक पहचान भी नहीं है कि कान्हा को हम बाघ कहते हैं, तो लोग कान्हा का बाकी बहुत बड़ी जगह पे भी है, तो कान्हा को केवल बाघ के नाम से हम नहीं जान सकते। तो मैंने कहा कि यहाँ का बाघ और दूसरी जगह के बाघ में तो अंतर है,
क्योंकि यहाँ का बाग बैगा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मैंने वो 2007 में एम्पोरियम छोड़ दिया और इसी जगह पे एक झोपड़ी थी, किसी प्राइवेट व्यक्ति की थी, उससे मैंने ले ली। और क्योंकि बैगा थे यहाँ पे, तो मैं हाँ। बैगा पे अध्ययन करना चाह रहा था, तो यहाँ पे फिर मैं 10 बरस उस झोपड़ी में था। और जो सोनसाई जी हैं वो मेरे सहयोगी थे, तो उनका घर पीछे ही है। अच्छा। तो कुछ भी उनके यहाँ कार्यक्रम होता था या मोहल्ले में कुछ किसी की शादी होती थी, कुछ होती थी, मुझे बता देते थे कि भैया चलो वहाँ वो कार्यक्रम हो, तो आप देखो समझो उस चीज़ को। तो मैं जाके कार्यक्रम में शामिल होता था, रातों में उनके कार्यक्रम में नाचता था, गाता था। तो मतलब लोग मुझे आप उनमें घुल मिल गए। हाँ जी, तो लोग बाहर से आते थे, बोले यही बैगा है। हाँ। लोग बैगा, कुछ लोग तो कहते थे कि आप भी शायद बैगा जनजाति से हो। नहीं, मैं तो सामान्य हूँ, पर मैं उन पर अध्ययन कर रहा हूँ। तो फिर ये यात्रा उनके साथ में गहरी होती चली गई। तो पहले मैं सोचा था कि 8-10 साल यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करूँगा, फिर दिल्ली मुंबई जा कर के वहाँ पे काम करूँगा। फिर यहाँ पे काम उनके साथ मेरा ऐसा तालमेल हुआ कि उनके परिवार जैसा हो गया है। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं चला जाऊँगा तो वो चीज़ें रह जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आया था 25 साल पहले, तो मैंने देखा कि जो बैगा आदिवासी लोग हैं, जानकारी थी कि ये लोगों के तो बहुत अच्छा नाचते गाते हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट अच्छे होते हैं, पर यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उनके पहनने की। मैंने कहा बैगा तो है, पर बैगा फिल्म में जो है वो नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोनसाई जी से बातचीत की कि क्यों ना आपका ये आप जो नाचते हैं, घरों में नाचते हैं, उस नाच की दुनिया है, यहाँ पे बात को देखने, बात की जहाँ सुनने तो नहीं आती, तो बैगा को क्यों ना समझे वो। तो मैंने फिर लगभग 20-21 साल पहले सोनसाई जी के साथ मिलकर एक डांस शुरू किया। ओके। तो उस समय 15 लोग थे, अभी 80-85 लोग हैं। तो धीरे धीरे करके जब वो डांस शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि अरे ये क्या है, जो कुछ अद्भुत है, अलग है। तो फिर उनको पैसा मिलता था, तो एक जो कल्चर था यहाँ का वो दुनिया के सामने आने लगा। और उसके बदले उनको थोड़ा सा पैसा मिलने लगा, क्योंकि जब वो जंगल के अंदर रहते थे तो उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, उनका एक डायरी में काम किया था। लेकिन जब वो बाहर आ गए तो फिर उनको भी पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो एक वो तालमेल शुरू हुआ। तो फिर मेरा फोकस ये रहा है कि ये, क्योंकि सलाह देने वाले लोग बहुत थे, उनके भी ऐसा नहीं है बजाओ, ऐसा नाचो, ये पहनो, उनका ये तो मॉडर्न बना देंगे। तो मैंने बिल्कुल पकड़ के रखा कि तुम्हारा ट्रेडिशनल जो है उसको नहीं। मैं जाता था दूसरी जगह जहाँ पे एकदम प्योर लोग बैगा, तो सोनसाई के साथ में उनका वीडियो बनाता था, फोटो लेता था, दिखाता था कि असल में पूरा गोदना होना चाहिए, ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये गहने तुम्हारे हैं, ये इन चीज़ों को बढ़ाओ, नई चीज़ों को मत करो, तुम्हारे ट्रेडिशनल चीज़ों को। तो इसको मैंने कंट्रोल रखा और आज मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे उनका ग्रुप है। तो मेरा यही प्रयास रहा है कि इनकी संस्कृति बची रहे। और कुछ दिनों पहले मैंने सरकार को लिखा भी है कि इनका एक लाइव म्यूजियम बनना चाहिए, क्योंकि उनका संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। कुछ लिखा हुआ तो है नहीं इन पे, कोई बचा रह जाएगा, लेकिन आते जा रहा है। और आज की जो न्यू जनरेशन है वो एकदम आधुनिक होती चली जा रही है, तो ये बच नहीं पाएगा। तो मेरा जो कंट्रोल रहा है उन पर कि बैगा जैसा रहना चाहिए। तो आप शुरू किए थे चारकोल जी इससे, जी। अब आप जो है पूरा फुल फ्लेजेड जो मैं देख रहा हूँ आपका जो जी पेंटिंग, आपका जो है ना, जो ये सफरनामा जो रहा, अभी आप जो है पूरे कलर्ड पेंटिंग इसमें आ गए हो अभी। बिल्कुल वो जरूरत थी। हाँ। क्योंकि पेपर का एक सीमा, एक दायरा होता है, रंग नहीं होते उसमें। हाँ। और अगर मैं बैगा पे काम मुझे करना था तो उसमें रंग दिखाने जरूरी थे, साइज और बड़ा होना था। और अभी लेटेस्ट मेरा जो मॉडर्न आर्ट में मैंने काम किया वो तो केवल कैनवास और फ्रेम का खेल है। हाँ। जो कि आज इंटरनेशनल लेवल पे मतलब दर्शाया गया है। अभी हाल ही पिछले महीने मेरी एक पेंटिंग जो है बाग बनूर बैगा, मॉडर्न आर्ट कैनवास का जो काम है वो फ्रांस की पार्लियामेंट में प्रदर्शित किया गया था। क्या बात है जी। और वहाँ के स्वागत कक्ष में लगा दिया गया है और वहाँ से इनविटेशन आया है, तो बहुत जल्द फ्रांस जाने वाला हूँ मैं। और बहुत बहुत बधाई आशीष जी, थैंक यू। और अपने साथ में मैं सोनसाई बैगा जी हैं, इनको भी लेके जाने वाला हूँ। अच्छा जी। तो जो कैनवास आपने कहा तो ये ज़रूरत थी, क्योंकि मैं तो चारकोल में खुश था, पर क्या था कि जब मुझे लैंडस्केप यहाँ पे करना होता था तो मुझे रंगों की कमी होती थी। करता तो था चारकोल पे, चीज़ें आती थी, पर रंग तो रंग है, और जब तक आप रंगों को नहीं दिखाओगे तब तक प्रकृति पूरी तरह से कहाँ दिखेगी। तो फिर मैंने वाटर कलर का काम शुरू किया। ओके।
कुछ लोग कहते थे कि चारकोल थोड़ा सरल है, वाटर कलर कठिन है। तो मैंने वाटर कलर पर काम शुरू किया। तो शुरुआत में तो उस ज़माने में ये मोबाइल थे नहीं कि हम देख लें कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो वाटर कलर का हमारे मंडला में कोई ऐसे आर्टिस्ट थे नहीं जो हम इस टाइप से काम देखते। तो वो देखते थे कि गाढ़ा गाढ़ा कलर को ऐसा लगाते हैं, तो मैं वाटर कलर को भी पोस्टर कलर जैसे यूज़ करता अच्छा। था। फिर कुछ लोग आते थे, मिलते थे, तो बोलते थे अरे नहीं नहीं, ये तो वाटर कलर में ट्रांसपेरेंट पानी जैसा चलता है, आप ऐसा बनाओ। फिर मैंने वैसा बनाना शुरू किया। फिर वाटर कलर में मैंने काफ़ी कुछ काम किया, पर लोगों ने कहा तो बहुत अच्छा काम है, वाटर कलर में ऐसे ही काम होता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये ऑयल पेंट कठिन होता है क्योंकि वो कैनवास में करना होता है। फिर मैंने ऑयल पेंट में मैंने काम शुरू किया। आपको ताजुब होगा कि पहले ज़माने में मैं जब ये पार्क बंद होता था 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बंद होता, तो पहले ज़माने में 4 महीने बंद होता, तो वो 4 महीने में नागपुर में रहता था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कुछ आर्किटेक्ट थे जिनके लिए मैं काम करता था, पर मैं अपनी मर्जी का काम करता था कि मैं Okay. फॉरेस्ट संबंधित ही काम करता था, जंगल का। तो मैं पेंसिल वर्क करता था उनके लिए वहाँ पे। तो एक बार वो आर्किटेक्ट ने कहा कि आशीष जी, एक 4 फीट बाई 40 फीट की दीवार है, उस पर आपको ऑयल पेंट पे काम करना है। मैंने कहा सर नहीं, मैंने ऑयल पेंट पे काम किया नहीं और मैं पेंसिल में काम करना अच्छा लगता है। तो बोले नहीं, वो तो वॉल पे करना है काम, और काम मैंने ले लिया है कि आप कर दोगे। मैंने कहा आपने ले ही लिया है तो ठीक है, मैं करता हूँ। तो मेरा पहला काम था ऑयल पेंट, अच्छा। 4 फीट बाई 40 फीट का। तो उस पर मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो वो काफ़ी पसंद आई लोगों को। अच्छा। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं जब वॉल में कर सकता हूँ तो कैनवास में क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने कैनवास पे फिर मैंने बड़े बड़े काम शुरू किए। ओके। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं। हाँ। अब तो रंग भी शामिल हो गया है। पहले मैं केवल पेंसिल से करता था, अभी बहुत सारी ब्रशों का मैं उपयोग करने लगा हूँ। और एक जो आपको चारकोल पे अगर आपको अनुभव हो जाता है, तो चारकोल पे केवल आप एक कलर का उपयोग करते हो, ब्लैक, और सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। तो जब आपको अगर कलर मिल जाए तो वो चीज़ें और आसान हो जाती हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। तो वो मुझे काफ़ी सहयोग हुआ जो मैं चारकोल पे मेरा प्रैक्टिस है थी। ना, आपने जो शुरुआत जो किया है वो एकदम जो डिफिकल्ट जो रहता है जी। उससे आपने शुरुआत हाँ, की है। जी, जी। तो चारकोल उससे जो है उसी का ही जो है फायदा आपको जो है यहाँ पे काफी मिला, हो रहा जी, है। काफ़ी फायदा मिला। और मेन बेस क्या होता है कि आपका जो आप मतलब किसी भी चीज़ पे जब आप पेंटिंग करते हैं, सबसे पहले आपको आउटलाइन बनानी होती है। हाँ। तो अगर वो आउटलाइन आपकी ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर कितना भी मेहनत करो, वो शेप नहीं आता, सही नहीं अच्छा। बनता। तो उसकी काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की थी चारकोल से, पेंसिल से, तो उसका काफ़ी सहयोग रहा। और अभी आपका ये कौन सा नया क्या बना रहे हो आप ये? अभी सर हालांकि आजकल मैं मेरा अभी आपको दिखाऊंगा, मैं मॉडर्न पे काम कर रहा हूँ। ओके। एक यात्रा के बाद अच्छा। सब्जेक्ट वही है, बागबान और बैगा, हाँ। लेकिन दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है, मैं सहमत हूँ स्वामी विवेकानंद जी से कि आधुनिकता को अपना के चलो, ऐसा हाँ। नहीं है, तो उसके साथ तालमेल बना के चलना होगा। जब आपको लोग सुनेंगे तब आपको लोग देखेंगे। तो मेरा तो ये जो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रिसोर्ट बन रहा है। अच्छा। जी, तो उनके लिए भी ये मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं कोई चीज़ बेचता नहीं हूँ। तो अभी घर गृहस्थी चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ। जब अकेला था तो बात अलग थी, अभी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। तो मैं कुछ काम ऑर्डर पे लेके करता हूँ, पर मैं अपना मन का काम करता हूँ। हाँ। तो आप तो ऐसे भी आपके पेंटिंग्स जो रहते हैं ये तो ऑक्शन भी करते हो ना आप? जी जी, ऑक्शन भी हुए जी, आपके? तो वो बाहर जब कोई एग्जीबिशन होता है, हाँ। तो वहाँ से मैं कुछ पेंटिंग, सारी नहीं, हाँ। कुछ पेंटिंग में रखता हूँ कि ये मैं सेल करूँगा। अच्छा। जी, तो उस तरीके से मेरा चलता है। तो आपका तो मैंने वहाँ जहांगीर आर्ट जी, जहांगीर वहाँ- में भी मैंने किया है। हाँ। दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में मैंने किया है। अभी पिछले वर्ष रजा फाउंडेशन की तरफ से मेरा एक सोलो एग्जीबिशन था 11 दिन का, त्रिवेणी आर्ट गैलरी, अच्छा। मेरा मॉडर्न आर्ट पेंटिंग का। तो इसमें रिस्पांस कैसा मिल रहा है अभी? रिस्पॉन्स तो सर, ये जो मेरा नया मॉडर्न आर्ट पेंटिंग था, तो जो क्यूरेटर थे अखिलेश वर्मा जी, उन्होंने तो जैसे ही मेरा काम देखा तो बोले ये तो तहलका मचा देगा, आज तक ये काम किसी ने किए नहीं दुनिया में। अच्छा। चीज़ें वही थी, कैनवास, फ्रेम, और बोले आपको जिस तरीके से आपने किया तो आज तक किसी ने नहीं किया है। और जब मेरा वहाँ पे एग्जीबिशन था तो वाकई में तहलका था। और वहाँ के जो बड़े बड़े जो आर्ट क्रिटिक थे, उन्होंने मेरी तुलना एक दुनिया के बहुत मशहूर कलाकार थे मार्शल ढूंसा, उनके साथ में उन्होंने मेरी तुलना की कि वो पहले कलाकार थे जिन्होंने दुनिया में कुछ अलग तरीके से कला को रखा। और आपने भी बोले कला जगत में एक नया अध्याय आपने जोड़ा है। तो वो पेंटिंग में भी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके। वही पेंटिंग मेरी फ्रांस में गई और
पार्लियामेंट में प्रदर्शित की गई है, क्योंकि फ्रांस दुनिया में कला का गढ़ है और जो नया प्रयोग है वो स्वागत करते हैं। यस जी, और बहुत जल्द वहाँ उसी सीरीज में मेरा एग्जीबिशन भी होने वाला है। तो ये जो यात्रा थी चारकोल पेंसिल से लेके कैनवास तक का, और कैनवास तो ही मैंने कुछ एक और अलग दर्जे पे मैंने पेश किया है। तो मैं भले जंगल में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, लेकिन कला को लेके मेरी सोच हमेशा चलती रहती है, अध्ययन चलता रहता है ना। ये प्रूफ हो जाता है कि अगर आप में हुनर है तो आप भले कहीं पे भी हो। जी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको जो बड़े शहर में रहना है। जी, आप एक छोटे से मामूली सी जगह पे भी जो है रह के आपका हुनर का जो आप प्रदर्शन करके आपका रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड हो सकता है। बिल्कुल। बल्कि तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जगह रह के ही आप कुछ अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया की दौड़ से अलग हैं। यस। और इस बात को जो वहाँ के बड़े बड़े कलाकारों ने, आर्ट क्रिटिक ने ये भी कहा था कि आप ये क्यों कर पाए, क्योंकि आप वो रिंग से सराउंडिंग, बाहर, हाँ, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सीधा नेचर आपको दे रही है। आप कुछ अलग हो, अलग सोचते हो, अलग विचार है। और इस अगर आप शहर में आके रहने लगते हो तो आप वही चीज करते हो, 19-20 थोड़ा बहुत दूसरा का देख के उनसे इंस्पिरेशन। लेकिन आप जहाँ पे हो उस जगह नेचर से आपको चीजें मिल रही हैं, इस वजह से आपने कुछ अलग किया है। हुसैन साहब ने भी, जब मैं मिला था 2007 में, तो एक मुशायरा कार्यक्रम से, तो हम लोग सारी रात साथ में थे, तो मैंने कुछ एल्बम ले गया था, वो उन्होंने देखा। तो मैंने कहा दादा, मैंने कहा मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आपके साथ कुछ करना चाह रहा हूँ। तो बोले बेटा मैं तो मुंबई में रहता हूँ और तुम जंगल में रहते हो, तो आ जाओ, बोले जंगल छोड़ के और रहो, मेरे वर्कशॉप है, वहाँ बहुत सारे लोग, बच्चे काम करते हैं, तुम भी करो, तुम भी सीखो आ करके। क्योंकि मुंबई बोले कला की नगरी है हिंदुस्तान के अंदर। तो जैसे एक नदी नाला बहता 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 समंदर में आके मिलता, तो कला का कोई भी मुंबई में आके मिलता, तो तुमको तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा दादा मैं वहाँ जंगल छोड़ तो नहीं सकता हूँ, कुछ समय के लिए आपके पास जरूर रह सकता हूँ। तो बोले ये तो तुम बोल रहे हो, अगर तुम अडिग रहोगे तो तुमको वहीं से सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे मिला है। तुम उल्टा मेरे पास में आके कह लो क्या, मुझे जहाँ से मिला है तुम वहीं हो, तो उस पर तुम अडिग रहना, एक दिन तुमको वहीं प्राप्त होगा। और यही बात जो है अभी दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम इस दायरे से तुम छूटे हुए हो, तुम सीधा प्रकृति के सानिध्य में हो, तो उसको मत छोड़ना, पर आते रहना शहर, ताकि लोगों के साथ संपर्क बना रहे। पर काम करने के लिए बोले उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। तो अभी जो आपने कहा कि हम ऐसे अलग रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अलग रह के ही आप कुछ कर सकते हो, अगर आपकी सोच से, बस आपके अंदर सोच क्या है, हाँ, ये है कि किस लेवल पे आप सोचते हो, तो चीज़ें फिर आपको दिखने लगती हैं, मतलब जंगल में भी दिखने लगती हैं, और आप जोड़ सकते हैं दुनिया के साथ में उसको, अपनी कला को। तो उस मेरी यात्रा चल रही सर यहाँ पे जंगल में, और कोरोना ने और साबित कर दिया कि मैंने जो डिसीजन लिया था एकदम सही था जी। आपको आपके इसके लिए, आपके आर्ट के लिए, आपका प्रोग्रेस जो है, ये हर चीज़ों के लिए जो है बहुत बहुत जो है आपके लिए बेस्ट विशेस हमारे तरफ से, कि आपका जो है नाम और जो है लोगों तक के जो है पूरे विश्व में जो है वो फैले। क्योंकि आप जो है वो एक ग्राउंड लेवल से, जो है ग्राउंड लेवल का जो काम है जी, आप वहाँ से उठ के जो है वो चीज़ को जो है आप पूरा दर्शाए हो। एंड आपके पेंटिंग में जो आपने जो बताया कि नेचर भी है, ह्यूमन भी है, और को एग्जिस्टेंस जो है, जो एनवायरनमेंट है वो भी है, वो चीज़ों को जो है आपने हर समय आपके इसमें जो है वही चीज़ जो है थीम में रहती है। तो ये तो कैसा है कि ये है एक बेसिक नीड, बेसिक जो है एसेंस ऑफ लाइफ है ये, और वो चीज़ आप पकड़ के रखे हो। तो मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका अभी फिलहाल में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपका जो स्वागत हुआ है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है आपके साथ कि और ऐसा काम आप करें कि जगत में जो है हर देशों में जो है आपका जो है पेंटिंग का जो प्रदर्शन हो। आप जैसे मित्र हैं, हाँ, जो जिनके शुभकामनाएं हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मेरा प्रयास चलता रहेगा सर हमेशा, ताकि मैं जो एक नई दुनिया है, हाँ, और हमारी आधुनिक दुनिया का तालमेल बना सकूं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी सर, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पेंटिंग जो है, ये सब चीज़ें आर्ट से रिलेटेड जो है।
बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद नहीं, सर। धन्यवाद, नमस्ते। मेरे साथ में सोनसाय बैगा जी हैं, जो बैगा समाज के संस्कृति संरक्षक हैं प्रदेश के। इनके साथ में मुझे यहाँ पे लगभग 25 बरस हो गया है, और इनके जो अनुभव हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने चर्चा की सर के साथ में कि एक सोनसाय बैगा जी जिनके साथ हम जंगल में गए थे और उन्होंने बता दिए थे कि वो बाघ नहीं बैठा है, वो सांभर बैठा हुआ है, तो वो आप ही हैं सोनसाय जी। तो इनका जो अनुभव है आज भी, जो मैंने मंगलू बैगा की बात की कि इनका एक जो नॉलेज था, तो वो नॉलेज वही है, शकल दूसरी है, वो मंगलू थे, आप सोनसाय जी हैं, तो इनका जो अनुभव है वो अद्भुत है। तो सोनसाय जी, आप कुछ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और आपकी सोच क्या है। सबको जय जोहार। जय जोहार। मैं बैगा जनजाति के प्रदेश संरक्षक हूँ और सांस्कृतिक में काम करता हूँ, और हमारे बैगा जनजाति भी संस्कृति में जुड़े हुए हैं। हमारा ये है कि हमारे जो बैगा जनजाति के लोग हैं, जल और जंगल ही उनका प्यारा है, मतलब जंगल से जुड़े हुए हैं और जंगल ही उनका जीवन है, और जंगल ही उनका जीवन शैली है। और जो हमारे बैगा समाज के लोग हैं, पहले कंदमूल खाते थे, जड़ी बूटी, उसी से सेवन यापन करते थे, जीवन यापन करते थे। तो इसी प्रकार का हमारा एक सांस्कृतिक है और हमारा जीवन यापन हो रहा है। और अभी हम जो हमारा दिनों दिन बैगा समाज की सांस्कृतिक लुप्त होने जा रहा है, तो हमारा एक प्रयास है कि भाई हमारा सांस्कृतिक परंपरा जीवित रहे, इसी प्रकार का हमारा एक सोच है। और हम तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि भाई जंगल के बारे से, जंगल हमारा जीवन है, और जंगल से जड़ी बूटी, कंदमूल, मतलब जितना भी जड़ी बूटी हैं उन सब उपयोग लायक है। मैं पूछूंगा कि ये मैं बाघ, वन और बैगा की बात करता हूँ, तो बैगा के लिए बाघ क्या है, वन क्या है? देखो, बाघ और वन, जंगल और बाघ, मतलब हमारी बैगा भाषा में डोंगर बोलते हैं, डोंगर और बाघ। तो हमारा मतलब ये है कि जैसे हम बाघ को हम भाई मानते हैं, और जो पेड़ पौधा है वो भी हमारा देवता है। क्या है, जो जहाँ डोंगर होते हैं वहाँ बैगान का रहवास होता है। जैसे बाघ डोंगर में रहते हैं, ऐसे ही बैगा ही डोंगर में रहता है। तो मतलब उसमें ये है कि बाघ और बैगा का मतलब ये है कि जो बाघ जो छाँव में रहता है, मतलब उनका शांत एरिया में रहते हैं, उसी प्रकार का बैगा भी अपने शांत जगह में रहता है, जंगल के किनारे रहता है। उनका वातावरण मतलब फल फूल तो प्रदूषण आते हैं, तो उनको मतलब एक बीमारी को हटाते हैं। तो उसी प्रकार का हमारा बैगाओं का जंगल किनारे रहना उनका पसंद करते हैं। प्रकृति अपनी छाँव में सबको सुरक्षित रखती है, एक माँ के आंचल की तरह, और जो प्रकृति से दूर होता चला जाता है वो अपनी माँ के आंचल से दूर होता जाता है, तो वो सब समस्याओं से भी घिरा हुआ है। आज का जो आधुनिक हम लोग जो हैं, आधुनिकता के साथ जो जीवन जी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित हैं। और वहीं अगर हम बैगा की बात करें तो वो प्रकृति के सानिध्य में रह के बिल्कुल अपनी संस्कृति के साथ में सुरक्षित हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हुए हैं। सोनसाय जी मेरे साथ, मेरा जो दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुआ था रजा फाउंडेशन की तरफ से, त्रिवेणी आर्ट गैलरी में सोलो एग्जीबिशन था, वहाँ सोनसाय जी मेरे साथ गए थे। तो मैंने कहा बाघ और वन को तो नहीं ले जा सकता, पर बैगा को तो लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरे साथ 15 दिन दिल्ली में थे, और अभी जो फ्रांस से मेरे लिए इन्विटेशन आया है एग्जीबिशन के लिए, मैं जाने वाला हूँ। तो सोनसाय जी भी मेरे साथ में फ्रांस जाने वाले हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जहाँ भी दुनिया में, देश दुनिया में कार्यक्रम होंगे, तो मैं सोनसाय जी के साथ में वहाँ पर जाऊँगा और इस बात को रखूँगा कि जो बाघ, वन और बैगा है वो दुनिया के लिए क्या एक संदेश देते हैं अपनी कला के माध्यम से।